पति देव जी, आप इतना तो कमाते ही हैं कि किसी भी बढ़िया होटल में खाना खा सकते हैं। सुबह जैसे ही वह सोकर उठी, उसे लगा कि आज वह जरूर रोएगी। रोने के बहुत से कारण हो सकते हैं या निकाले जा सकते हैं। ब्रश मुंह में डालकर वह अब घर से बाहर निकली तो देखा पति कुछ सूखी पत्तियां तोड़कर क्योरियों में डाल रहे थे। मुझे लगता है आज मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा है। पत्तियां तोड़कर क्योरी में डालते हुए पति ने एक उड़ती सी निगाह अपनी पत्नी पर डाली। उसे लगा कि उस निगाह में कोई खास प्यार, दिलचस्पी या घबराहट नहीं है। ठीक है, दफ्तर जाकर कार भेज दूंगा, अपने डॉक्टर के पास चली जाना। नहीं, कार भेजने की जरूरत नहीं है, अभी ब्लड प्रेशर कोई खास नहीं बढ़ा है। अभी तक मेरे कानों से कोई सू सू की आवाज नहीं आ रही है, जैसे अक्सर ब्लड प्रेशर बढ़ने से पहले आती है। पर डॉक्टर ने तुमसे कहा है कि तबीयत जरा भी खराब हो तो तुम उसे दिखा दिया करो या फोन करके उसे घर पर बुला लिया करो, चाहे आधी रात ही क्यों ना हो। पिछली बार सिर्फ अपनी लापरवाही के कारण ही तुम मरते मरते बची हो। लापरवाही, लोगों के प्रति मुझे कोई हमदर्दी नहीं है। अच्छा होता मैं मर जाती, आप बाकी जिंदगी मेरे बिना आराम से तो काट लेते। यह कहने के साथ उसे रोना आना चाहिए था, पर नहीं आया। डॉक्टर के पास अकेली जाऊं? तुम कहो तो मैं दफ्तर से आ जाऊंगा, पर तुम अपने डॉक्टर के पास तो अकेली भी जा सकती हो। कितनी बार जा भी चुकी हो। आज क्या खास बात है? कोई खास बात नहीं, उसने चिढ़कर कहा। सोकर उठने के बाद दिमाग शांत होना चाहिए। पर मधु, तुम्हें सवेरे सवेरे क्या हो जाता है? आपका दिमाग ज़्यादा शांत होना चाहिए, क्योंकि आप तो रोज सवेरे सैर पर जाते हो। तुम्हें ये सब कैसे मालूम? क्योंकि तुम तो तब तक सोई रहती हो। अब आपको मेरे सोने पर भी एतराज होने लगा। सवेरे 4 बजे आपको उठने को कौन कहता है? यह मेरी आदत है। तुम्हें तो परेशान नहीं कर रहा? तुम अपना कमरा बंद किए 8 बजे तक सोती रहती हो। क्या मैंने तुम्हें कभी जगाया? 7 बजे या 7:30 बजे तक तुम्हारी नौकरानी सोती रहती है। जगा भी कैसे सकता हूँ? सोकर उठने के बाद इस घर में बैल की तरह काम में जुटी रहती हूँ। खाना बनाने वाली नौकरानी 2 दिन की छुट्टी लेकर गई थी, पर आज भी नहीं आई। दूसरी नौकरानी आकर बाकी काम निपटा गई। नाश्ते के समय उसने पति से पूछा, अंडा कैसे लगे? ऑमलेट अच्छी बात है, उसने चिढ़कर कहा। पति ने जल्दी जल्दी ऑमलेट और 2 पराठे खा लिए। डबल रोटी वो नहीं खा सकती, शायद गले में अटक जाती है। उसने पहला कॉल उठाया ही था कि पति की आवाज़ आई, जरा 10,000 रुपये दे दो, इंश्योरेंस की किस्त जमा करनी है। चुपचाप कॉल नीचे रखकर वह उठकर खड़ी हो गई। अलमारी से 10,000 रुपये निकाल कर उनके सामने रख दिए। अभी 2 कौर ही खा पाई थी कि फिर पति की आवाज़ आई, जरा बैंक के कागजात वाली फाइल भी निकाल दो, कुछ ज़रूरी काम करने हैं। पराठे में लिपटे आमलेट उसने प्लेट में गुस्से से रखा और उठकर खड़ी हो गई। फिर दोबारा अलमारी खोली और फाइल उनके हाथ में पकड़ा दी और नौकरानी को आवाज़ देकर अपनी प्लेट ले जाने के लिए कहा, तुम नहीं खाओगी? खा चुकी हूँ, अब भूख नहीं है। आप खाने पर बैठने से पहले भी तो सब हिसाब किताब कर सकते थे। कोई ज़रूरी नहीं है कि नाश्ता करते समय ही मुझे 10 दबा उठाओ। आज तुम्हारी तबीयत वाकई ठीक नहीं है, तुम्हें डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। 11 बजे तक खाना बनाने वाली नौकरानी का इंतज़ार करने के बाद वह खाना बनाने के लिए उठ गई। देर तक आग के पास खड़ी होने पर उसे छींक आनी शुरू हो गई, जो बहुत सी एलर्जी की गोलियां खाने पर बंद हो गईं। उसने अपने इकलौते बेटे को याद किया। इटली से साल भर में एक बार 1 महीने के लिए घर आता है। अब तो उसे वहाँ सालों हो गए हैं। क्या ज़रूरत थी उसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए बाहर भेजने की? अब उसे वहाँ नौकरी भी
करते कई साल हो गए हैं। 1 महीना माँ के पास रहकर वह हमेशा यही वादा कर जाता है, अब की बार आऊँगा तो शादी कर लूँगा। पक्का वादा रहा माँ, झूठा कहीं का। हाँ, हफ्ते में 1 बार फ़ोन पर जरूर बात कर लेता है। उसकी ज़िंदगी में बहुत खालीपन आ गया है। बेटे को याद करके उसे हमेशा रोना आ जाता है, पर आज नहीं आया। लखनऊ से कितने दिन हो गए, कोई फ़ोन नहीं आया, उसने भी नहीं किया। पता नहीं अम्मा जी की तबीयत कैसी है। वह अपने माँ बाप को बहुत प्यार करती है। वह कितनी मजबूर है कि अपनी माँ की सेवा नहीं कर पाती है। बस साल में 1 बार जाकर देख आती है। ज़्यादा दिन रह भी नहीं सकती है। क्या यही बच्चों का फर्ज है? उसने तो शायद अपनी ज़िंदगी में किसी के पर कोई फर्ज निभाया नहीं। अपनी निगाहों में वह खुद ही गिरती जा रही थी। सहसा उम्र की बढ़ती सी सीढ़ियाँ उतरकर अतीत में खो गई और बचपन में जा पहुँची। मुंह फुलाकर वह घर की आखिरी सीढ़ी पर आकर बैठ गई थी, बगल में अपनी 2 सबसे अच्छी फ्रॉक दबाए हुए। बराबर में ही अब्दुल्ला सब्जी वाला की दुकान थी। कहो बिटिया, आज क्या हुआ जो फिर से पोटलियाँ बांधकर सीढ़ी पर आकर बैठी हो? हमसे बात मत करो अब्दुल्ला, अब हम ऊपर कभी नहीं जाएंगे। अब्दुल्ला हंसने लगा। अभी बाबूजी आएंगे और गोद में उठा कर ले जाएंगे। तुम्हें बहुत सिर चढ़ा रखा है, तभी तो जरा सी डांट पड़ने पर घर से भाग पड़ती हो। नहीं, अब हम नहीं ऊपर जाएंगे कभी। नहीं जाओगी तो तुम्हारे कुछ खाने का इंतजाम करें। नहीं, हमें कुछ नहीं खाएंगे। और वह केक के ढेर की और ललचाई आंखों से देखने लगी। केक नहीं मिलेगा बिटिया, खाकर खासोगी और फिर बाबूजी परेशान होंगे। हमने तुमसे मांगा मत दो, हम स्कूल से रोज खाते हैं। कितनी दफ़ा कहा है कि केक मत खाया करो, बाबूजी को मालूम पड़ गया तो बहुत डांट पड़ेगी। तुम इतनी खराब चीजें क्यों बेचते हो? अब्दुल्ला चुपचाप पास खड़े ग्राहकों के लिए आलू तौलने लगा। सामने से उसके पिताजी आ रहे थे। लाडली बेटी को सीढ़ी पर बैठा दे और गोद में उठा लिया। अम्मा जी ने डांटा हमारी बिटिया को, बहुत डांटा, और उसने पिताजी की गर्दन में अपनी नन्ही नन्ही बाहें डाल दी। बचपन के अतीत से निकलकर उम्र की कई सीढ़ियाँ वह तेजी से चढ़ गई। जवान हो गई थी। याद आया वह दिन जब अचानक ही मजबूत हाथों का एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर आ पड़ा था। वह चौंक कर उठ बैठी थी। उसके हाथ अपने गाल को सहलाने लगे थे। बाप बेटी दोनों जलती हुई आंखों से एक दूसरे को घूर रहे थे। पिता ने नजरें झुका ली और थक्के से पास में पड़ी कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने अपनी लाडली बेटी को जिंदगी में पहली और आखिरी बार शायद थप्पड़ मारा था। सामने खड़े होकर अंगारे उगलती आंखों से उसने पिताजी से सिर्फ इतना ही पूछा, क्यों मारा आपने मुझे? तुम शादी में आए मेहमानों से लड़ रही थी। मौसी ने तुम्हारी शिकायत की है, बहुत थके हुए स्वर में पिताजी ने जवाब दिया। झूठी शिकायत की है। उनके बच्चों ने मेरा इसराज तोड़ दिया है। आपको मालूम है वह इसराज मुझे कितना प्यारा है। उससे मेरी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। कुछ भी हो, वो लोग हमारे मेहमान हैं, लेकिन आपने क्यों मारा? वह उनके सामने जमीन पर बैठ गई और पिता के घुटनों पर अपना सर रख दिया। अपमान, वेदना और क्रोध से उसका शरीर कांप रहा था।
पिता उसके सर पर हाथ फेर रहे थे। यादों से निकलकर वह अपने आज में लौट आई। कमाल है, इतनी बातें याद कर ली पर आंखों में एक कतरा आंसू भी ना आया। दोपहर को पति घर आए और पूछा, क्या खाना बना है? दाल और रोटी। दाल भी अरहर की होगी? हाँ। वो एकदम से बौखला उठे। मैं क्या सिर्फ अरहर की दाल और रोटी के लिए ही नौकरी करता हूँ? शायद उसने बड़ी सादगी से कहा, जो बनाऊंगी खाना पड़ेगा, वरना होटल में अपना इंतजाम कर लो। इतना तो कमाते ही हो कि किसी बढ़िया से होटल में खाना खा सकते हैं। मुझे जो बनाना है वही बनाऊंगी। आपको मालूम है कि नौकरानी आज भी नहीं आई। मैं पूछता हूँ, तुम सारा दिन क्या करती हो? सोती हूँ, उसने चिढ़कर कहा। मैं कोई आपकी बंधुआ मजदूर नहीं हूँ। पति हंसने लगे। आज कल की खबरें सुनकर कम से कम तुम्हें एक नया शब्द तो मालूम पड़ा। खाने की मेज पर सारी चीजें पति की पसंद की ही थीं। उड़द की दाल, गोश्त के कबाब, साथ में हरे धनिया की चटनी, दही की लस्सी और सलाद। दाल में देसी घी का छौंका लगा था। शर्मिंदा से होकर पति ने पूछा, इतनी चीजें बना ली? तुम इनमें से एक चीज भी नहीं खाती हो। अब तुम किसके साथ खाओगी? मेरा क्या है, रात की मटर आलू की सब्जी रखी है और वैसे भी अब समय ने मुझे सब कुछ सिखा दिया खाना, वरना शादी से पहले तो कभी खाना खाया ही नहीं था। सिर्फ कंधारी, अनार, चमन के, अंगूर के और संतरे का रस ही पिया था। संतरे कहाँ थे? जंगल के, उसने जोर से कहा। उन दिनों को याद कर के रोना आना चाहिए था, पर नहीं आया। अब उसे यकीन हो गया था कि वह आज नहीं रोएगी। जब इतनी बातें सोचने और सुनने पर भी रोना नहीं आया, तो अब क्या आएगा? हाथ धोकर वह रसोई से बाहर निकल ही रही थी कि उसने देखा सामने से उसके पति चले आ रहे हैं। उनके हाथ में कमीज है और दूसरे हाथ में एक टूटा हुआ बटन। सहसा उसके दिल के भीतर बहुत तेज से कोई बात घूमने लगी। आंखें भर आई और वह रोने लगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।